तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और यह कक्षा 6 का एनसीईआरटी का किताब है जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। दोस्तों, कक्षा 6 का एनसीईआरटी किताब अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खासकर जैसे आप पीसीएस, यूपीएससी ये सब चीज़ों की तैयारी करते हैं, इन सब परीक्षाओं की, तो इसमें भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो, और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा दोस्तों। आशा है, विश्वास है दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत के बारे में कैसे हम जान सकते हैं दोस्तों। अतीत माने क्या होता है, जो घटनाएं पहले बीत चुकी हैं उसे अतीत कहते हैं। जो पहले घटना हो चुका है उसे अतीत कहा जाता है। और अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जो अतीत में जो पुस्तक लिखी गई हैं उस पुस्तक को ढूंढना है, खोजना है और उसे पढ़ना है। यानी उसको जब आप खोजेंगे, आप पढ़ेंगे, जब अतीत के पुस्तक को जो आप पढ़ेंगे तो अतीत के बारे में जान सकते हैं। और ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो पुस्तक अतीत की पुस्तकें हैं दोस्तों, वह हाथ से लिखी हुई है और हाथ से लिखने के कारण इसे कौन सी लिपि कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ है। मेनू का मतलब क्या है? हाथ है। इसी से लिया गया है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल में विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यानी जो पांडुलिपि है दोस्तों, पांडुलिपियाँ कहाँ लिखी जाती थी? ताड़पत्र पर, या हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक पौधा है जिसका नाम है भूर्ज नामक पेड़ है। तो भूर्ज नामक पेड़ की इसकी छाल से तैयार एक भोजपत्र, और इसी भोजपत्र पर ये बातें लिखी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ तैयार किया गया है, इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें तैयार किया गया है और ये भोजपत्र है, और इस भोजपत्र पर इस अपने भाषा में पांडुलिपि में यहाँ पर लोग लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ समझिए, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। क्योंकि सभी लोग जानते हैं ये भोजपत्र जो है ताड़पत्र से बनता था। कुल मिला जुला कर यह वृक्षों से निर्माण होता था, और वृक्षों को कीड़े खा जाते हैं तो इसको भी कीड़े खा लिए तथा कुछ तो नष्ट हो गए। कुछ पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया और कुछ पांडुलिपियाँ नष्ट हो गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों, आज भी उस प्रकार की बहुत सारी पांडुलिपियाँ आज उपलब्ध हैं। प्रायः यह पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है। मंदिर और बिहार, मंदिर का मतलब दोस्तों मंदिर में लिखी होती है, मतलब ये पांडुलिपियाँ अधिकतर मंदिरों में मिलती हैं। अब बिहार मतलब जब घूमने जाते हैं वहाँ पर। ठीक, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। जो पांडुलिपि है दोस्तों, उसमें क्या मिलता है? उसमें धार्मिक मान्यता के बारे में, उसका व्यवहार क्या था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। राजा का जीवन क्या था, औषधि तथा विज्ञान, ये सभी प्रकार के विषय में चर्चा की जाती थी उस जो पांडुलिपि है, उस पांडुलिपि में।
ठीक। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। अपने यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या है, महाकाव्य है, कविता भी है और नाटक भी है। तो ये सभी चीज़ें उस पांडुलिपि से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो अन्य प्राकृतिक और तमिल में। कुछ तो ऐसे मिले हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, कुछ प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, तो कहीं और कुछ तमिल भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो प्राकृतिक भाषा है, आम लोग, साधारण जो लोग थे वह प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख दोस्तों, हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें। जो प्राचीन समय में जो लोग थे वहाँ के शासक थे, जो वह नियम लागू कर देते थे, वह ऐसे लिखवाते थे कि लोग इसको आगे तक आने वाली जो पीढ़ियाँ उन्हें भी वो भी पीढ़ी देख सके। तो ऐसे में क्या करते थे, सब लोग अभिलेख लिखवाते थे। अभिलेख पत्थर को काट काट कर उस पर लिखवा देते थे। वो देखा भी जा सकता था और वह पढ़ा भी जा सकता था, तथा उनका पालन कर सकें। जो चीज़ पुरानी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो चीज़ें पुरानी है उसका संरक्षण होता है, पालन किया जाता है, उनकी बातों का पालन किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है ताकि वह नष्ट न हो, उनकी बातों का उल्लंघन ना हो। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। प्राचीन काल में जो राजा थे, जब वह युद्ध करते थे तो वो जो विजय प्राप्त करते थे तो उसका भी लेखा जोखा करते थे। कितना विजय हमने प्राप्त कर चुका है, कितने देशों को हमने हरा दिया है। और ये सब किस में लिखवाते थे, या तो भोजपत्र पर लिखवाएंगे या तो अभिलेखों पर। तो ये लोग अभिलेखों पर लिखवाते थे ताकि लोग उसको देखें और समझ सकें कि उस समय राजा का जो प्रभुत्व था कैसा प्रभुत्व था। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि जो कठोर सतह पर अभिलेख लिखा जाता था, लेख लिखा जाता था, उसके लाभ क्या थे? जैसे पत्थर को काट काट कर लिखवाना, उस पत्थर को काट काट के लिखवाने से क्या लाभ? अगर लिखा जा रहा है तो उसमें किस किस कठिनाई, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इन सब के बारे में पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। यानी जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? पुरातात्विद कहते हैं। अब पुरातात्विद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। जो पुरातत्वविद हैं वो क्या करते थे? जो पुराने औजार हैं, हथियार हैं, बर्तन हैं और आभूषण है, सिक्के, उस समय सिक्के भी चलाए गए थे, तो उन सिक्कों का वह छानबीन करते थे। छानबीन करने के लिए उन्हें खुदाई करना पड़ता था, तो ज़मीन को खुदवाई करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की ईंट तथा कुछ धातु की बनी होती थी।
जब खुदाई किया गया तो देखा गया कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो पत्थर की बनी हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो पक्की ईंट की बनी हैं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तु भी मिली जो किसकी बनी थी, धातुओं की बनी थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। और जो इस प्रकार की वस्तु होती हैं, अरे मान लीजिए पत्थर आप कहीं फेंक देंगे तो क्या वो नष्ट हो जाएगा गल के? वह नष्ट नहीं होगा। पक्की ईंट भी नहीं गलकर नष्ट होगा, धातु भी नहीं नष्ट होगा। तो ये सब वस्तुएं जो मिली हैं खुदाई करने के बाद, ये सब जल्दी से नष्ट नहीं होने वाली वस्तुएं मिली थी। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते थे। जो पुरातत्वविद थे, इतिहासकार थे, वो क्या करते थे, खोजते थे सब क्या, जानवर, चिड़िया, मछली की हड्डी। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अगर मान के चलिए मछली का हड्डी मिल गया तो लोग समझ जाते थे कि मछली को मार कर खाते थे। और अगर चिड़ियों की हड्डी मिल गई तो इसका मतलब पक्षियों को भी मार कर खाते थे। जानवर की हड्डी मिल गई तो जानवर को भी मार कर खाते थे। ये सब अवशेष इकट्ठा करते थे, खोजते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि देखिए जो खरपतवार हैं, जो वनस्पति हैं, उसका अवशेष तो गल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसके अवशेष बहुत मुश्किल से मिलते थे कहीं खुदाई करने के बाद। जो बहुत हिफाजत से दबा होगा वही मिल सकता था, लेकिन पत्थर हुआ, ईंट हुआ, धातु हुआ, ये सब तो जल्दी नष्ट नहीं होते थे। ये सब चीज़ें मिल जाती थी खोजने के बाद, जिससे उनको एक सुराग मिलता था कि लोग उस समय कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या कह रहा है कि मान के चलिए कोई अन्न है, अन्न के दाना, मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ जब जल जाएगा तो जलने के बाद जो उसका राख होगा वैसे ही वह रहेगा, अगर आप उसको मिलाएंगे नहीं तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। लकड़ी का टुकड़ा है वो भी जलेगा, जैसा था वैसा ही दिखेगा। इसके बाद आइए समझते हैं क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। मतलब जो पुरातत्वविद थे जब वो खुदाई करते थे तो क्या उनको बहुत से कपड़ों के अवशेष मिलते थे, इसके बारे में समझते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत यानी बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं, बीते हुए जो समय है उस समय का अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं इतिहासकार। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जैसे मान के चलिए जब अगर आप कोई चीज़ खोज देंगे, पुरानी चीज़ों को, और जब खोजेंगे तो उसके बारे में अध्ययन करना बहुत आनंद हो जाएगा, बहुत रोचक बन जाता है, सरल बन जाता है, आप आसानी से उसके बारे में पढ़ सकते हैं। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। जो स्रोत आपको प्राप्त होते हैं उससे धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण होता है। जब आप पढ़ेंगे लगेगा कि आप प्राचीन काल में पहुंच गए हैं, प्राचीन काल का अनुभव करने लगते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूस की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का अध्ययन सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब आइए बात करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर अतीत एक या अनेक। अतीत एक है कि अनेक हैं, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं।
क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? जब हमने पढ़ा है, शुरू किया पढ़ना हमारे अतीत, तो आपने क्या इस पुस्तक का जो शीर्षक है हमारे अतीत, इस पर आपने ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। जो अतीत शब्द है यह किस वचन में है? तो बहुवचन में किया गया है इसका प्रयोग। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसे उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। यानी हर जो वर्ग के प्राणी थे उनका जो जीवन था सबसे बिल्कुल अलग रहता था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जिस प्रकार हमारे यहाँ भी अभी देखेंगे, कई जगह जाएंगे तो वहाँ के रीति रिवाज, बोल, भाषा सब बदल जाता है। तो ये उस समय भी यही बातें थी, ऐसा ही होता था। वहाँ की रीति रिवाज अलग है। ठीक, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जो आज के समय भेद है, जैसे जो शहर वाले हैं वो देहात वालों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि देहात से जब साग सब्जी जाएगा तब शहर वाले खा पाएंगे, क्योंकि शहर में खेती होती नहीं है। तो शहर वाले कहीं न कहीं देहात वालों पर निर्भर हैं। उसी प्रकार अतीत में भी यह परंपरा चली आ जा रही थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अतीत में जो शासक हुआ करते थे दोस्तों, वह अपने जो विजय प्राप्त कर जहाँ कहीं जाते थे और विजय प्राप्त करते थे, युद्ध में जीत होती थी तो उसका लेखा जोखा करते थे कि हमने अभी तक कितना युद्ध जीत चुका है, उसका लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ठीक, अगर लेखा जोखा नहीं करते तो हम यह पता ही नहीं लगा पाते कि वह शासक कितनी लड़ाइयाँ लड़ा है, किस किस से लड़ा है, कितनी लड़ाइयों में वह हारा है, कितने में जीता है। इसका मतलब वह लेखा जोखा करते थे। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। अगर मान के चलिए कोई व्यापारी है या शिकारी है, अगर यह लेखा जोखा करे आज कितना वह जानवर मारा है, आज तक कितना वह जानवर मारा है, तो उसके बारे में भी हम पता लगा सकते थे कि एक व्यक्ति है वह अपने जीवन काल में 500 जानवर की हत्या किया, लेकिन वो अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे तो उनके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ये जरूरी नहीं कि जो बातें इतिहास में लिखी जा चुकी हैं उतना ही उनके जीवन था, उससे कहीं और ज़्यादा रहा होगा, लेकिन वो उसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त है। अब आइए बात करते हैं दोस्तों तिथियों का मतलब। जो तिथि हुआ करती थी उसका मतलब क्या है। चलिए, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। बात तो सही। अगर कोई भी तिथि पूछेगा तो क्या बताएंगे? तारीख बताएंगे,
माह बताएंगे, वर्ष बताएंगे, यही बताते हैं। तिथि में यही 3 चीज़ बताते हैं। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो हम वर्ष बताते हैं वह कैसे गणना की जाती है? जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म के तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ठीक, अगर हम बता रहे हैं सन 2000, तिथि बता रहे हैं सन 2000, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह का जन्म के बाद 2000 वर्ष बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले, यानी जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म से पहले की घटना को ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को ईसवी कहते हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियां का उल्लेख करेंगे। हमारा जो आरंभिक बिंदु है, जिसका हमारा बेस है, वह हम मानेंगे 2000 मानकर अपना हम काम करने वाले हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इतिहास की तिथियां अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईपू मतलब ईसा पूर्व। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई, अंग्रेजी में कभी कभी एडी और हिंदी में ई लिखा पाती हो। एनोडोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एडी का मतलब क्या? ईसा मसीह के जन्म के समय से है, और बीसी का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। बीसीई का, सीई का प्रयोग कॉमन एरा, बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग किया करते हैं। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्यतः हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों? कल्पना करना है। क्या कह रहा है? कल्पना करो, तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा पहला पार्ट। आज हमारा पहला पार्ट ये समाप्त होता है इतिहास का। आशा है कि आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि हमारे हर एक आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।